इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रिक्शन और उसके कॉज के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे फ्रिक्शन तो जानते हैं लेकिन उसका कॉज नहीं जानते हैं कि फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है। तो हम फ्रिक्शन के कॉज पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे और फ्रिक्शन का डेफिनेशन देखेंगे और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन इज फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उसका विरोध करता है फ्रिक्शन, उसको रोकता है फ्रिक्शन। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके शूज और रोड सरफेस के बीच एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे ये रोड सरफेस है और इस पे एक बॉल रोल कर रहा है, एक बॉल आगे रोल करता हुआ जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। जो मोशन का अपोज करता है, विरोध करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या लिख सकते हैं? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। यानी अगर कोई पूछता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है तो जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट। जैसे एक बॉल रोल कर रहा है पूरब दिशा में, ईस्ट में, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? वेस्ट में होगा, यानी पश्चिम में होगा। आगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या है? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। यानी जो भी सरफेस है अगर इरेगुलर है तो उसी वजह से क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। जैसे अगर आप ये सरफेस देख रहे हैं और इस पे एक बॉल रोल कर रहा है तो ये जो सरफेस है इसमें रीज और फुरो है, यानी कि इसमें अपने भाषा में कहें तो ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि उसमें अप एंड डाउन है। जो सरफेस बना हुआ है उसमें अप एंड डाउन है, जिसके वजह से ये मोशन करेगा तो इसमें एक अपोजिट फोर्स लगेगा और वही क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। यानी कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। जो सरफेस होते हैं इरेगुलर होते हैं, यानी सरफेस रफ और स्मूथ होते हैं, रफ और स्मूथ होते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन लगता है। अगर रफ सरफेस होगा तो मोर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो लेस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कम लगेगा। तो आप समझ गए कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। सरफेस जब इरेगुलर रहता है तो वही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। आगे इसके फैक्टर क्या हैं? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो इसके दो फैक्टर हैं, पहला सरफेस और दूसरा मास और वेट, यानी मास या वेट आप कह सकते हैं। पहला यानी कि फैक्टर इसके क्या हैं? फ्रिक्शन के फैक्टर्स क्या हैं? सरफेस यानी कि नेचर ऑफ द सरफेस, दूसरा मास और वेट। यानी अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, यानी सरफेस का जो नेचर स्मूथ का है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। सरफेस का नेचर रफ का है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट में मास और वेट किसका? ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट में मास या वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट में मास या वेट कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। यानी कि फैक्टर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होंगे? नेचर ऑफ द सरफेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला नेचर ऑफ द सरफेस, दूसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सरफेस अगर स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस अगर रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो कम फ्रिक्शन लगेगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।